दोस्तों नमस्कार। ऐसा होता नहीं था कि देश के भीतर कई मुद्दे अलग अलग राज्यों में राजनीतिक तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हों। इस देश के भीतर के कई मुद्दे गवर्नेंस को लेकर सवाल उठा रहे हों। इस देश के भीतर इस देश की आम जनता खुले तौर पर सड़क पर हो और वो लगातार न्याय के लिए सत्ता की तरफ देख रही हो। और इन सारी परिस्थितियों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल जाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह खामोशी बरत लें। 48 घंटे के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएं। और उसके बाद गृह मंत्री की अपनी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ जाकर वहां पर नक्सली आंदोलन के मद्देनजर लोगों के साथ बैठकें करना और गवर्नेंस के साथ तालमेल बैठाने का हो। जबकि इस दौर में देश के भीतर चाहे वो क्रीमी लेयर के जरिए आज SC/ST आरक्षण के मद्देनजर देश के कई संगठनों ने राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया। सड़कों पर वो नजर आए। खास तौर से हिंदी पट्टी में और मध्य भारत के हिस्से में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सरकार के सामने ये मुश्किल आई कि राजनीतिक तौर पर इस वोट बैंक को वो कैसे साध पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले गए। गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। इसी प्रक्रिया के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सुमोटो लेते हुए जो मेडिकल छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल से खड़ा हुआ आंदोलन पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले चुका हो, उस पर भी देश के गृह मंत्री ने खामोशी बरती हुई है। इस दौर में प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर चले गए, यानी सरकार के भीतर से कोई आवाज आपको इस दौर में सुनाई दे नहीं रही होगी। और जो स्थिति और जो हादसा महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में हुआ, उस पर भी सत्ता ने खामोशी बरत ली। इस दौर में जो कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत दे डाली, उस पर भी बीजेपी खामोश रही। सत्ता के भीतर से कोई थिरकन आपको राजनीतिक तौर पर सुनाई दी नहीं। इस दौर में इस देश के भीतर जितने मुद्दे अलग अलग जगहों से आपके जहन में आ सकते हैं, आप सिर्फ सोचिए और उस सोच के साथ इस बात को भी सामने रखिए कि इससे पहले ममता बनर्जी को कब निशाने पर केंद्र ने नहीं लिया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कब निशाने पर नहीं लिया। और पहली बार बंगाल के राज्यपाल एक मोटी सी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें उस रिपोर्ट को सौंपा, गृह मंत्री को जानकारी दी, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से भी मुलाकात की, JP नड्डा जी से भी मुलाकात की। और इन मुलाकातों के बीच उस रिपोर्ट के अंश चौंकाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गृह मंत्री खामोश रहे। इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर निकल गए। इस दौर में बकायदा बंगाल की घटना से आक्रोशित युवा डॉक्टरों ने आज CBI भवन की दिल्ली में घेराबंदी कर डाली। लेकिन गृह मंत्री खामोश रहे। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर कुछ इस तर्ज पर निकल गए। सवाल यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर विदेश यात्रा पर निकले हैं, और वह भी पोलैंड की यात्रा पर। 2 दिन पोलैंड में रहेंगे और लौटते वक्त वह यूक्रेन जाएंगे, जहां पर जेलेंस्की के साथ मुलाकात होगी। लेकिन पोलैंड में भारत का कोई प्रधानमंत्री 45 बरस के बाद जा रहा है। यानी इस यात्रा का महत्व इतना ही है कि इस दौर में जब देश के कोई प्रधानमंत्री पोलैंड गए नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड का रास्ता चुन लिया। और इस परिस्थिति के बीच देश के भीतर वह कौन सी स्थिति है जो प्रधानमंत्री मोदी को डरा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो भी विधेयक वो लाना चाहते थे वह उससे पलट गए। वह इस दौर में अपने द्वारा लिए गए निर्णय से भी पलट गए और यू टर्न ले लिया। कल ही यू टर्न उन्होंने सीधी भर्ती को लेकर लिया था। उससे पहले याद कीजिए, पार्लियामेंट के भीतर जिस ठसक के साथ वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल लाया गया, उसको वापस लेना नहीं पड़ा, बल्कि उसको कमेटी के पास भेजना पड़ा। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो पूरा का पूरा बिल चला गया। इस दौर में सोशल मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित थे, बीजेपी चिंतित थी, सरकार चिंतित थी।
और लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि एक पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया है कि इस देश के भीतर में सोशल मीडिया के भीतर से भी कोई आवाज निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन आखिरकार उस बिल को भी वापस लेना पड़ा और सहमति और तमाम परिस्थितियों का जिक्र प्रधानमंत्री इस दौर में करने लगे। तो क्या प्रधानमंत्री 240 सीटों की जीत के साथ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बीते 23-24 साल में चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों, कभी भी अल्पमत की सरकार उन्होंने चलाई नहीं है। और जब चुनाव ही उनकी अपनी विचारधारा और राजनीतिक एजेंडे का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, तो ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव नवंबर में होने हैं, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिन राज्यों में ऐलान हुआ है वहां को लेकर भी जो रणनीति खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बनाई, धारा 370 का जिक्र हो, कश्मीर को लेकर जिक्र हो, और कश्मीर के भीतर जिस दौर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस दौर में बीजेपी के महासचिव रहे राम माधव, जो आरएसएस से निकल कर आए थे, वह अगुवाई कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन पर जो आरोप लगे, उसके बाद बीजेपी ने उनसे तौबा उस दौर में कर ली और उन्हें महासचिव पद से हटा लिया। लेकिन एक बार फिर अब चुनाव का मौका है तो राम माधव आगे हैं। खुद गृहमंत्री इस दौर में कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं। इस देश के भीतर में राज्यों के चुनाव को लेकर संवेदनशीलता प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कैसी रही है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह बीजेपी के किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता कभी भी पूछ लीजिए, वो बतला देगा कि बीते 10 बरस से इन दो के अलावे हमने तो कोई राजनीतिक तौर पर विचार रखा ही नहीं। इन्हीं दो के आसरे पूरी पार्टी चल रही है, पूरा आरएसएस चल रहा है, पूरी सत्ता बरकरार है। और महाराष्ट्र के ठाणे में जो हुआ, उसके बाद वहां की राजनीति गर्म हो गई। एकनाथ शिंदे कटघरे में आकर खड़े हो गए। देवेंद्र फडणवीस गए नहीं ठाणे के बादलपुर में, जहां पर जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी से उलट वहां पर एनसीपी खड़ी हो गई, वो आंदोलन की शक्ल में आ गई। लेकिन इस दौर में तीसरे टर्म की बीजेपी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार कमजोर क्यों है? प्रधानमंत्री यात्रा पर, अमित शाह खामोश और कोई कैबिनेट मिनिस्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं। और इन परिस्थिति के बीच मुंबई और ठाणे की सड़कों पर एनसीपी निकलकर सामने आ गई, कांग्रेस निकलकर सामने आ गई, उद्धव ठाकरे निकलकर सामने आ गए और कहने लगे कि जो हादसा, जो त्रासदी हुई है, उसके पीछे बीजेपी का साथ और सहयोग है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है, गृहमंत्री खामोश हैं। और इन परिस्थिति में आंदोलन अब शुरू हो चला है महाराष्ट्र के भीतर भी। महाराष्ट्र की राजनीति थोड़े देर के लिए भी छोड़ भी दीजिए तो अगला सवाल यह है कि बीजेपी का जो वोट बैंक 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से जुड़ा, उसमें एक बड़ा तबका आदिवासियों का था, एक बड़ा तबका दलितों का था। खुद प्रधानमंत्री ओबीसी थे तो एक बड़ा तबका ओबीसी का जुड़ा और औसत निकालिएगा तो 60% से ज्यादा वोट 2014 और 2019 में बीजेपी के हक में गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसमें 9 जज बैठे और उसके बाद उन्होंने आरक्षण मिलने वाले एससी, एसटी और ओबीसी के भीतर से जो क्रीमी लेयर का सवाल खड़ा किया और अपने ऑब्जर्वेशन को बतलाया, उससे इस देश के तमाम संगठनों में आक्रोश आ गया कि सरकार ने यह किया है या सरकार इस पर कोई निर्णय आने वाले वक्त में ले लेगी। और आज इसीलिए बंद का ऐलान किया गया, राष्ट्रव्यापी बंद था। और इसका बड़ा असर कमोवेश उन इलाकों में देखने को मिला जहां से मंडल की राजनीति सत्ता तक पहुंचाने की दिशा से पनपी थी। वो उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार हो,
वो राजस्थान का हिस्सा हो, वो मध्य प्रदेश का छिटपुट हिस्सा हो, वो झारखंड का हिस्सा हो, इन तमाम जगहों पे जो बातें नजर आई उसने बहुत बड़ा मैसेज पहली बार राजनीतिक तौर पर उस बीजेपी को दे दिया कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे। हम यहां पर एक घटना आपको याद दिला दें। इंदिरा गांधी के साथ जब तक जगजीवन राम थे तब तक इस देश में दलितों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, लेकिन जनता पार्टी के दौर में जब वो उनसे अलग हुए और उस दौर में कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल था कि अब दलित वोट कांग्रेस के साथ कैसे आएगा, और वो नहीं आया और कांग्रेस 1977 का चुनाव हार गई। उसमें बड़ी वजह इमरजेंसी जरूर थी, लेकिन इस देश के भीतर में जो दलित वोट बैंक, चूंकि जगजीवन राम बीते बरसों बरस से आजादी के पहले से वो संघर्ष, राजनीति, आंदोलन और संसद के भीतर नजर आते थे। अब सवाल यह है कि इस दौर में बीजेपी ने जो बीते 10 बरस में जिस राजनीति को साधा, उस राजनीति के आश्रय उनके साथ जो वोट बैंक दो चुनाव में खुलकर नजर आया और राज्यों के चुनाव में भी नजर आया। अब यह बड़ा सवाल हो गया कि अगर दलित वोट बैंक ये मानकर चल रहा है कि संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया उसमें संशोधन या बदलाव या उसी को बदलने की प्रक्रिया में बीजेपी खड़ी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए क्रीमी लेयर का जिक्र कर रहा है, और इस असमंजस की स्थिति में गृह मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर है, कानून मंत्री कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी में किसी भी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हो या कोई भी बड़ा कद्दावर नेता हो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो जिन भी बातों को समझाएं मेघवाल साहब, उसका कोई मतलब बचता नहीं है। तब यह सवाल खड़ा हुआ, क्या इस दौर में तीसरे टर्म में 240 सीट एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन खड़ा है, और यह तमाम कमजोरी के बावजूद भी इतना मजबूत हो चला है कि अब तीसरे टर्म में अल्पमत की मोदी सरकार जो बैसाखियों के आश्रय चल रही है, वो कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है, कोई कानून बना पाने की स्थिति में नहीं है, अपने वोट बैंक को गंवाते हुए देखने की स्थिति में वो मजबूर है। और ये तमाम परिस्थितियां बतलाती हैं कि तीसरा टर्म शायद प्रधानमंत्री मोदी के दौर का शायद बीजेपी के लिए सबसे त्रासदीपूर्ण तो नहीं हो चला है। यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मोदी शाह की पूरी राजनीति को अगर आप परखना शुरू करें तो राजनीतिक सत्ता इनके भरोसे और इनके व्यू रचना के भरोसे बीजेपी ने पाई जरूर, लेकिन अब अगर गंवाने की परिस्थिति है तो बीजेपी में कोई बच ही नहीं पा रहा है कि किसको साथ खड़ा किया जाए, क्योंकि बाकायदा एनडीए के भीतर से यह आवाज आने लगी कि यह संभव नहीं है कि आप आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान के मातहत है आप उसको बदलने की दिशा में चल जाए। और आज खुला नजारा, खासतौर से बिहार में तो अपने बूते सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या मशक्कत नहीं की, और हर मशक्कत में प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। चाहे 2015 में 1.25 लाख करोड़ का ऐलान किया गया हो, चाहे नीतीश कुमार को दोबारा से पलटी मारना बतलाया गया हो, साथ लेकर आए हों। इन परिस्थिति में जो जॉब स्कैम की जिक्र किया गया कि रेलवे में नौकरी मिल जाएगी लेकिन आप जमीन दे दीजिए, और इस आश्रय तेजस्वी यादव तक को एफआईआर में नाम दर्ज हो गया, ईडी के पास नाम है, वो लगातार बुलाना पूछना पूरी प्रक्रिया करती है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में पहली बार तीसरे टर्म की मोदी सरकार आकर खड़ी हो गई है जो सिवाय देखने के और कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आज का नजारा देश भर में जो था वो सबसे उग्र तरीके से पटना में नजर आया।
बिहार में बीजेपी अपने बूते घुस नहीं पाई, उसे जरूरत थी नीतीश कुमार की, वो अपने साथ ले आई। लेकिन यही प्रयास पश्चिम बंगाल को लेकर भी तो रहा है, और बार बार पश्चिम बंगाल के गवर्नर को लेकर खुले तौर पर वहां पर ममता बनर्जी ये आरोप लगाती रही हैं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल की भूमिका बड़ी है, और वो लगातार प्रयास करते हैं। और याद कीजिए, जब जगदीप धनखड़ भी वहां पर थे, उस वक्त भी आपस में टसल जबरदस्त चलती थी। लेकिन इस वक्त बोस साहब हैं, और इस दौर में कोलकाता में जो कुछ हुआ है वह एक ट्रिगर की तरह समूचे देश में आंदोलन खड़ा कर चुका है, और ममता बनर्जी हर किसी की निशाने पर है। और इस दौर में वहां के राज्यपाल रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। सवाल यह है कि उस रिपोर्ट में जो दर्ज है, उस रिपोर्ट के कुछ अंश की जानकारी हम आपको देते हैं, और उसके बाद यह सवाल आपसे किया जाएगा, क्या इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर, इसके बावजूद भी गृह मंत्री खामोश रहेंगे? ऐसी परिस्थितियां आ चुकी है, सीआईएसएफ को कह दिया गया अब आप तैनात हो जाइए आरजी कार अस्पताल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब सुरक्षा चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो अपने तौर पर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो संकेत दिए, उस संकेत के निशाने पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राहत और रियायत थी। अब सवाल यह है कि उस रिपोर्ट को देखिए जो कि तैयार किया गया वहां के राज्यपाल के जरिए। उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा है उसमें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में बंगाल फेल है, घटनास्थल को सुरक्षित रखने में फेल है, माता पिता जो पीड़िता को थे उनको भी न्याय दिलाने में फेल है, उपद्रवियों को अस्पताल में रोकने में फेल है। बंगाल सरकार अपनी ताकत का प्रयोग जिस रूप में प्रदर्शनकारी जो विरोध कर रहे हैं सरकार की सुरक्षा और न्याय ना दे पाने को लेकर, उनके खिलाफ है बनिस्पत हुड़दंगियों के। इस दौर में वहां के प्रिंसिपल तक को हटाने को लेकर जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, वो ममता बनर्जी को सही बिल्कुल नहीं ठहरा सकता है। और ये बात कहते कहते वो कहते हैं कि वहां की पुलिस 3 स्टाइल में काम करती है। एक पुलिस का हिस्सा पॉलिटिकलाइज है, एक हिस्सा क्रिमिनल हो चला है, तीसरा हिस्सा करप्ट हो चला है। और इस परिस्थिति के बाद राज्यपाल बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि हमने खुद वहां कर जिन परिस्थितियों को देखा समझा, उसमें हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में अब केंद्र सरकार ले ले, क्योंकि जो संवैधानिक परिस्थितियां पश्चिम बंगाल के भीतर की है उसको वहां की सत्ता नहीं संभाल पाएंगी, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट्स जनता को मिले हुए हैं उन राइट्स की भी संरक्षण दे पाने की स्थिति में वहां की सरकार नहीं है। यानी ध्यान दीजिए, तो राज्यपाल की पूरी रिपोर्ट उस संविधान की व्याख्या करती है जिसके मातहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर किसी राज्य के भीतर संविधान धराशायी हो गया या संवैधानिक परिस्थितियों में जनता को उसके हक नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में वहां की सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला राष्ट्रपति कर सकता है, और उसी आधार पे मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और मंत्रिमंडल के निर्णय पर राष्ट्रपति फैसला लेता है। लेकिन फिर देखिए, रिपोर्ट आ गई दिल्ली तक, लेकिन गृह मंत्री खामोश हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से आज रिपोर्ट आई कि 24 तारीख को वो छत्तीसगढ़ जाएंगे। ऐसी कौन सी परिस्थिति इस देश के भीतर में आकर खड़ी हो गई है कि जो बीते 10 बरस में बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा था, या राजनीतिक तौर पर वह बीजेपी की जीत के लिए जिस जद्दोजहद के साथ लड़ाई लड़ती थी, वो सब कुछ एक क्षण में गायब कैसे हो गया। और परिस्थिति आज यहां तक आ गई कि छात्र अब चाह रहे हैं कि सीबीआई तुरंत रिपोर्ट दे, और सीबीआई हेडक्वार्टर की घेराबंदी के लिए आज हजारों की तादाद में लड़के निकल पड़े। जंतर मंतर पर बैठे वहां से निकलकर वह सीजीओ कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोलकाता शहर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर यह सवाल बड़ा होने लगा है। और चूंकि अब सेंट्रल एजेंसी पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, यह भी एक सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गृहमंत्री खामोश है, और खामोशी के बीच लोगों का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा, डॉक्टरों का गुस्सा पूरे उफान पर है।
ये परिस्थितियों के बीच राज्यपाल की रिपोर्ट के एक हिस्से को जरा समझ लीजिए, जिसमें वो कहते हैं वहां पर हिंसा नहीं हो रही बल्कि समाज ही को ही हिंसक बना दिया गया है। पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, संवैधानिक पारदर्शिता खत्म हो गई है, संवैधानिक व्यवस्था चरमराई हुई है। और इन परिस्थितियों के बीच केंद्र की तरफ से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जो कहा गया था कि हर 2 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा है। लागू कराने में राज्य सरकार पूरे तरीके से फेल है। लेकिन गृह मंत्रालय खामोश है। प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल चुके हैं, वह 2 दिन पोलैंड में रहेंगे। सवाल 3-4 शायद इस दौर के सबसे बड़े हैं। क्या तीसरे टर्म को लेकर प्रधानमंत्री खुद जब चुनाव प्रचार के वक्त 400 पार का नारा लगा रहे थे, उस वक्त अक्सर वो जिक्र करते थे कि तीसरे टर्म में पहले 100 दिन जिस रफ्तार के साथ काम होगा वह हर कोई देखता रह जाएगा। और यकीन जानिए, दिल्ली के भीतर नौकरशाही या कहीं लाल दीवारों के भीतर जो रायसीना हिल्स में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है, वहां पर नौकरशाही और हर मंत्रालय के नौकरशाह को यह कहा गया था 100 दिनों का एजेंडा आप क्लियर रखिए, तीसरा टर्म शुरू होते ही आपको उस दिशा में काम करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक झटके में 100 दिन तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप 4 जून से गिनना शुरू कीजिए। इतने दिनों के बाद ना तो कोई मंत्री बदला, ना नौकरशाही में बहुत फेरबदल किया गया। मंत्रियों को मंत्रिमंडल भी वही दिया गया, वही मंत्रालय दिया गया, जिससे एक बनी रहे परंपरा की बीते 10 बरस से ऐसी सरकार चल रहेगी, ऐसी ही चलती रहे। खुद प्रधानमंत्री पहली बार पीएमओ के जो कर्मचारी थे उनको उन्होंने संबोधित किया और कहा कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन एक झटके में इस देश के भीतर उठने वाले तमाम मुद्दों के मद्देनजर सरकार के पास कोई जवाब देने की परिस्थिति क्यों नहीं बच पा रही है? खुद प्रधानमंत्री इतने कमजोर कैसे हो गए? गृह मंत्री के आश्रय कहा जाता था कि इस देश को गृह मंत्री इस दौर में चला रहे हैं, वही आंख कान है सब कुछ प्रधानमंत्री के। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर नंबर 2 की लड़ाई भी इस देश के भीतर, एक तरफ लखनऊ यानी योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ दिल्ली यानी अमित शाह, यह भी शुरू होते हुए हर किसी ने देखा। इसके बीच में समाधान का रास्ता आरएसएस ने खोजना शुरू किया। प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से गायब हो गए, कमरों में बैठकर उनके तमाम भाषण होने लगे, उन सभा सम्मेलन में जाने लगे जो बंद कमरों में होते हैं। सार्वजनिक तौर पर एक ही बार वो गए महाराष्ट्र के भीतर, और वहां जाकर भी उन्होंने ब्लंडर कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने आरबीआई के आंकड़ों के आश्रय बतलाया, इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर 25 करोड़ लोगों को ले आए हैं। नीति आयोग का जिक्र भी किया, आरबीआई का जिक्र भी किया। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में दूसरी परिस्थिति लाल किले के प्राचीर से पब्लिक तौर पर नजर आई। वहां पर भी जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए जा रहे थे वो कहीं भी इस देश की हकीकत से मैच नहीं कर रहे थे और सरकार के अपने डाटा से भी दूर थे। ये कौन सी परिस्थिति है और ये परिस्थिति के भीतर वो कौन लोग हैं जो इस दौर में देश चला रहे हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर और गवर्नेंस के तौर पर पहली बार प्रधानमंत्री इतने कमजोर नजर आ रहे हैं। पहली बार सरकार किसी भी क्षेत्र को लेकर, वो संसद के भीतर की परिस्थिति हो या संसद के बाहर की परिस्थिति, दोनों जगहों से सरकार के तौर तरीके कामकाज के आपको नजर आ नहीं रहे होंगे। और इसीलिए अब यह सवाल बड़ा हो चला है कि हर राज्य के भीतर जो सवाल इससे पहले उठ रहे थे, अब वो राजनीतिक शक्ल में इंडिया गठबंधन उसको खुले तौर पर उठा रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंचकर एक दलित परिवार के साथ बैठकर जब इस बात का जिक्र करते हैं कि इस परिवार में जो कुछ हुआ, हत्या तक कर दी गई, मैं न्याय दिला के रहूंगा, और राज्य सरकार और वहां की पुलिस को वो चुनौती भी देते हैं कि आपको ये न्याय दिलाना होगा। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर, इस देश के भीतर सीधी भर्ती में भी न्याय का सवाल है। न्याय की मांग युवा डॉक्टर भी कर रहे हैं। न्याय के सवाल को लेकर इस देश के तमाम मुद्दे उस तरीके से उठ चुके हैं जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को अगले चुनाव में साफ कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हैं, गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं, राजनाथ सिंह यूएस जाने की तैयारी कर चुके हैं। 48 घंटे के बाद वो यूएस रवाना हो जाएंगे।
नितिन गडकरी की साख और कद उस तर्ज पर मोदी सरकार के भीतर बची नहीं है। उसके बाद नेताओं के नाम आप लीजिएगा तो आपके सामने कोई नेता बचेगा नहीं कि आप कहेंगे निर्मला सीतारमण। आप किसका नाम लेंगे, कैसे नाम लेंगे? और उसके जरिए इस देश के भीतर में किसी भी मंत्रालय से जुड़े किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का भी अगर आप नाम लेंगे तो आपके जहन में अगला नाम तुरंत निकल कर आएगा, अच्छा अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री भी हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं। लेकिन इस दौर में हमारा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ चुका है। किसी भी क्षेत्र के किसी भी मंत्री को लेकर और उससे जुड़े हुए मंत्रालय से जुड़े हुए किसी भी कामकाज को लेकर और खास तौर से इस देश की इकोनॉमी के मद्देनजर जिन भी सवालों को उठाएंगे आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तब यह सवाल है प्रधानमंत्री की इस टाइमिंग का मतलब क्या है, जो वो विदेश यात्रा पर ऐसे मौके पर निकल गए जो सामान्य तौर पर बीते 10 बरस में कभी होता नहीं था। और यह संभव ही नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई कुछ ना बोले। चुनावी राज्य हो तो ना बोले, पश्चिम बंगाल हो तो ना बोले, बिहार का सवाल हो तो ना बोले। इस देश के भीतर में तमाम वो मुद्दे जो बीते 10 बरस तक सरकार अपने सक्रियता के हिस्से में रखती थी, इस बार वो खामोश क्यों है? मतलब बहुत साफ है, तीसरा टर्म सरकार के लिए भारी पड़ चुका है। और कमजोर होते हुए भी इंडिया कहीं ज्यादा तीखे तेवर के साथ हो या ना हो, लेकिन सरकार अपने उस नैतिक साहस को खो चुकी है जिस नैतिक साहस को वो बहुमत के आसरे चलाती थी। और इस चुनाव परिणामों के बाद चुनाव आयोग की भूमिका हो या मिलने वाले वोटों की तादाद हो और उस पर भी उठते हुए सवाल हो, तो नैतिक तौर पर सरकार नहीं है या है लेकिन होती नहीं। अगर सब कुछ अनुकूल होता, इस देश की जनता के हिस्से में वो सारी परिस्थिति आती। शायद इसीलिए नैतिक साहस सरकार के भीतर गायब तो नहीं हो चला है और प्रधानमंत्री मोदी अब इन मुद्दों में उलझना चाहते नहीं हैं। यूं भी 10 बरस तो हो गए और दूसरे नंबर की लड़ाई में बीजेपी उलझ गई, सरकार उलझ गई और सबको पता चल गया कि इसके बाद दूसरे नंबर की बारी आएगी, मुश्किल है, नहीं आएगी। क्या यही वो वजह है? गृह मंत्री खामोश है, योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में उलझे हुए हैं, प्रधानमंत्री यात्रा पर पोलैंड पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।